तो बायो नाइट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 की जीवों में जनन चैप्टर 1 के सारा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर? पहले तो ये जान लीजिए कि आपको कुल जो ये चैप्टर 1 है जीवों में जनन से आपको बात करें तो दीर्घित्रीय क्वेश्चन एक भी नहीं पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछता है, दीर्घित्रीय एक भी क्वेश्चन इससे नहीं लिया गया है। क्लियर? इंटर के बोर्ड 2000 अगर हम 25 की बात करें, 25 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। और आप लोग धैर्य से लास्ट तक वीडियो तक रुकिएगा, लास्ट तक देखिएगा तो सारा क्वेश्चन आप लोग को डील हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए, तो अगर हम बात करें इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो दीर्घित्रीय क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं दिया गया है। अगर बात करें शॉर्ट क्वेश्चन, लघुत्रीय क्वेश्चन की बात करेंगे, लघुत्रीय क्वेश्चन की बात करें और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इस ऑब्जेक्टिव और लघुत्रीय क्वेश्चन कहने का मतलब शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही चैप्टर 1 में कुल मिलाकर अधिकतम अगर हम बात करें तो 6 अंक का होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं या तो 2 अंक। क्लियर? 2 से 6 अंकों के बीच कम से कम 2 अंक। क्लियर? और अधिक से अधिक 6 अंक इससे अध्याय से पूछे जाएंगे। क्लियर? तो सभी बच्चे तैयार हैं? आज हम लोग पूरे चैप्टर 1 का आप लोग को कुल 16 वीडियो बनाएंगे और 16 वीडियो में कहने का मतलब 16 वीडियो में हर एक अध्याय, 16 अध्याय है तो एक अध्याय से हर एक वीडियो रहेगा और पूर्ण रूपेण से आपको समाप्त करेंगे। क्रॉस कोर्स के जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सारा देंगे। तो चलिए, तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव देखेंगे। क्लियर? तो चलिए समझिए। तो पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव की हम बात करें तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मुकुलन द्वारा जनन होता है। तो पहले हम लोग जानते हैं मुकुलन द्वारा किसमें जनन होती है, क्या ईस्ट में होती है, पैरामीशियम में होता है, पेनिसिलिया में होता है, इनमें से सभी में। तो हम लोग जानते हैं मुकुलन विधि द्वारा जनन की बात करें तो ईस्ट में होता है। बाबू किस में होता है? ईस्ट में। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइड्रा में होता है। अगर बात करिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में भी पूछा गया था कि मुकुलन विधि द्वारा जनन किस में होता है, तो हाइड्रा एवं ईस्ट दोनों में मार सकते। अगर हाइड्रा देगा, उम्मीद है कि हाइड्रा देगा तो हाइड्रा में टिक कर दी, या ईस्ट देगा तो ईस्ट में दे दीजिए। क्लियर? तो पहला ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया ना। अगर पेनिसिलिया की बात करें, पैरामीशियम की बात करें तो इसका आकार चप्पल के आकार की आकार होता है। ये पेनिसिलिया की हम बात करें तो ये एंटीबायोटिक हुआ। क्लियर? ये इसको एंटीबायोटिक करते, प्रतिजैविक हुआ और ये जिसका आकार चप्पल की आकार की होती है। यहाँ तक समझ गए पहला क्वेश्चन। चलिए, पहला के बाद दूसरा हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। कहेंगे क्या? यहाँ दूसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कहा है कि निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना में पाई जाती है। आपको बताना कि इनमें से कौन द्विगुणित है। तो द्विगुणित और अगुणित का मीनिंग समझिए पहले। द्विगुणित कहने का मतलब अगर बात करें जैसे अंडाणु, क्या हुआ बोले? अंडाणु। अंडाणु जो होती है वह क्या होती है? अगुणित होती है। क्या होती है? अगुणित होती है। भ्रूणपोष क्या होता है? त्रिगुणित हो जाती है। युग्मनज क्या होती है? द्विगुणित होती है। क्लियर? तो द्विगुणित अगुणित की बात अगर आपको द्विगुणित अगुणित नहीं समझ में आता है तो अगले वीडियो की पहले क्लास बाय क्लास वीडियो दिए हैं, अध्याय 2 में जाकर अगुणित द्विगुणित देख सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल हम लोग ये समझते हैं निम्न में से कौन सा द्विगुणित होता है। तो निम्न में से कौन सा द्विगुणित संरचना। तो आप द्विगुणित किस में देख रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा वो? सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। युग्मनज जो होते हैं वो क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं। क्लियर? युग्मनज क्या होते हैं? द्विगुणित। भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। अंडाणु क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। क्लियर? चलिए, अगला ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे। अलैंगिक जनन के दौरान केंद्र का विभाजन किसके द्वारा होता है। अगर बात करेंगे अलैंगिक जनन करने वाले जो जीव हैं उसमें केंद्रक का विभाजन किस विधि द्वारा होता है? समसूत्री विभाजन विधि द्वारा होता है, या अर्धसूत्री विभाजन विधि द्वारा होता है, असूत्री विभाजन होता है, या सी समसूत्री विभाजन होता है। क्लियर? तो हम लोग जानते हैं जैसे कि अमीबा भी देखे थे, अमीबा जो है, अमीबा में केंद्रक अगर विभाजन होता है बाबू तो डायरेक्ट समसूत्री विभाजन द्वारा क्या होता है? समसूत्री विभाजन द्वारा एक अमीबा से कितने अमीबा बन जाते हैं? 2 अमीबा बन जाते हैं। क्लियर? तो इसमें 2 नए अमीबा का निर्माण हो जाता है। किस रूप में? समसूत्री विभाजन के माध्यम। तो समसूत्री विभाजन। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कभी कभी असूत्री विभाजन भी होते हैं। क्लियर? तो समसूत्री विभाजन द्वारा अलैंगिक
कहेंगे अलैंगिक जनन के दौरान केंद्रक का विभाजन किसके विधि द्वारा होता है? समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, यौवना अवस्था के बाद प्राणी में क्या आता है? आपको बताना है कि यौवना अवस्था के बाद मानव में जो लैंगिक जनन करते हैं उसमें 3 अवस्था आते हैं। मानव में कितने अवस्था आते हैं? 3 अवस्था। एक आता है किशोरावस्था, एक जनन अवस्था, एक वृद्ध अवस्था। तो कह रहा किशोरावस्था। किशोरावस्था कहने का मतलब सबसे पहली अवस्था होती है। तो यहाँ कहा कि यौवना अवस्था के बाद प्राणी में कौन अवस्था आता है? यौवना अवस्था आ जाता है, उसके बाद कौन आता है? प्रौढ़ अवस्था आती है, दूसरा वृद्ध अवस्था आती है, कायिक अवस्था आती है, प्रजनन अवस्था आती है। क्लियर? तो यौवना आरंभ कहने की यौवना अवस्था के बाद कौन अवस्था आता है? तो वृद्ध अवस्था आता है। कौन आता है बाबू? वृद्ध अवस्था आता है। यौवना आरंभ के बाद कौन अवस्था आता है? वृद्ध अवस्था आता है। क्लियर? वो तो प्रजनन, यौवना आरंभ मतलब प्रजनन अवस्था होता ही है। यौवना अवस्था के बाद कौन आता है बाबू? वृद्ध अवस्था आता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन करा, निम्न में से किसमें प्रजनन का एक माध्यम मुकुलन है? बताना कि मुकुलन विधि द्वारा किस में जनन होती है? क्या अमीबा में होती है, पैरामीशियम में होती है, केचुआ में होती है, हाइड्रा में होती है? तभी तुरंत बताए थे किस में होती है बाबू? हाइड्रा में। मुकुलन विधि द्वारा किस में होती है? हाइड्रा में। केचुआ की बात करें तो ये क्या होता है? द्विलिंगी उभयलिंगी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? उभयलिंगी। जो केचुआ होती है वो क्या होती है? उभयलिंगी होती है। इसका पैरामीशियम का आकार भी तुरंत बताए, चप्पल की आकार की होती है। अमीबा में क्या होता है? अमीबा जो होता है वो विभाजन का उदाहरण है। किसका? विखंडन या विभाजन का एग्जाम्पल होता है। कहेंगे खंडन का एग्जाम्पल अगर बोलेंगे तो अमीबा। किसको बोलेंगे? बोले अमीबा। क्लियर? अमीबा अपना भोजन किससे करती है? कूटपाद की मदद से करती है। चलिए यहाँ तक हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, आवृत्ति बीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्र का सूत्र गुणता क्या कहलाता है? जो उसमें गुणसूत्र होता है उसमें कौन विभाजन? अगर बात करें गुणसूत्र द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है, क्या अगुणित होता है? पहला अगुणित होता है, नहीं। द्विगुणित होता नहीं। भ्रूणपोष जो होता है आवृत्ति बीजी पौधा में भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर ना? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला हम बात करा क्या? जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब क्या कहलाती? एकल जनक द्वारा जब होती है तो उसे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं, ए एवं बी दोनों कहते हैं, आंतरिक निषेचन। हम जानते हैं कि जब एक जीव से नए जीव का, जब एक जनक से नए जीव का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। लैंगिक जनन में 2 विपरीत जनक होते हैं। क्या बोलेंगे? 2 विपरीत जनक भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में क्या होते हैं बोरे? 2 विपरीत जनक भाग लेते हैं। जिसमें एकल जनक भाग लेते हैं, मतलब एक जनक भाग लेते हैं, वह क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन। कहा कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब क्या कहलाती है? तो अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या बोलेंगे? अलैंगिक जनन बोलेंगे। क्लियर? अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित होता है? किसमें अगुणित कोशिका पाए जाते हैं? अंडजन्य कोशिका में नहीं। अंडजन्य क्या होती है? द्विगुणित होती है। क्या होती है बाबू? अंडजन्य कोशिका क्या होती है? द्विगुणित होती है। प्राथमिक अंड कोशिका भी द्विगुणित होती है और युग्मनज तो द्विगुणित होता ही है। तो ऑप्शन नंबर सी एक स्पेशल बच जाता है। द्वितीयक अंडक जो होता है वो क्या होता है? अगुणित होता है। क्या होता है बाबू? अगुणित। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, 2023 में पूछा गया है, प्याज प्रबंधक है क्या? इसका है पत्ती द्वारा होता है, प्रकंद द्वारा होता है, बीज द्वारा होता है, बल्ब के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? डी। बल्ब के द्वारा होता है। क्लियर? प्याज में प्रबंधन की विधि किसमें द्वारा होता है? तो बल्ब। अगला का अंड पर्जक। हम जानते हैं जीव में जो जीव होता है वो 2 पर्जक होता है। एक अंड पर्जक होता है, एक क्या होता है? अंड पर्जक होता है, और दूसरा क्या होता है बाबू? सजीव पर्जक होता है। क्या होता है? सजीव पर्जक। तो अंड पर्जक किसे कहते हैं? जो अंडे को देता है उसे अंड पर्जक कहते हैं। जो बच्चे को जन्म देता है उसे क्या कहते हैं? सजीव पर्जक। क्या मुर्गी क्या देती है? अंडे देती है, अंड पर्जक में आ गया। सांप भी अंडा देता है, अंड पर्जक। मगरमच्छ अंडा देता है, अंडा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वो डी। क्योंकि ये क्या देते हैं? ये सभी अंडे देते। जो अंडे देते हैं वो अंड पर्जक कहलाएंगे, जो बच्चे को जन्म देता है उसे सजीव पर्जक कहते हैं। क्लियर?
निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप होते हैं? अगुणित पादप क्या होता है? क्लियर। आवृत्ति बीजी जो होती है ये क्या होती है? द्विगुणित होती है। क्लियर। अनावृत्ति ये अगुणित होती है। ये कैसा होता है? अगुणित होता है। अगर टेरिडोफाइटा में हम बात करें, इसका चक्र चलता है, अगुणित द्विगुणित दोनों अवस्था में होते हैं। क्लियर। ये चक्र चलाता है, टेरिडोफाइटा होता है वो चक्र चलाता है। ब्रायोफाइटा को खास करके इसे उभयलिंगी में रखा जाता है। क्या बोलते हैं? उभयलिंगी। क्लियर। तो इस तरीका से आप लोग समझ जाइए। क्लियर। तो टेरिडोफाइटा कहने का मतलब उभयलिंगी द्विलिंगी कहने और अगुणित द्विगुणित दोनों अवस्था में चक्रण करती है। अनावृत्ति बीजी होती है, ये पादप क्या होती है? अलिंगी अगुणित होती है। क्या होती है बाबू? अगुणित। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। यहाँ तक समझ गए। चलिए, तो आज आप लोग को के अध्याय 1 में चैप्टर 1 में जीवों में जनन, जीवों में जनन से केवल 12 ऑब्जेक्टिव बताए हैं और इसी से रिलेटिव, इसी से जुड़ा हुआ आपको जब भी पूछेगा तो बस इसी टाइप से समझिए। अध्याय 1 से ऑब्जेक्टिव रहेगा। क्लियर। जो आप लोग को 12 को बताया है, उसके बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चन में बस कम ही 3 या 6 शॉर्ट क्वेश्चन लिए हैं, उससे बस चैप्टर 1 में इतना ही पढ़िए। आप लोग को चैप्टर 1 से इससे बाहर नहीं पूछेगा। क्लियर हुआ। चलिए देखिए। चलिए पहला क्वेश्चन, अगर हम लोग बात करें किसके बारे में? जीवन अवधि, लाइफ स्पेन किसे कहते हैं? तो नाम से स्पष्ट है, याद भी हो जाएगा एक लाइन में। जीवन अवधि, लाइफ स्पेन कहते किसे? तो कहेंगे जीवों के जन्म से लेकर, क्या बोलेंगे? जीवों से जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक जो समय लगता है उसी को क्या कहते हैं? जीवन अवधि। याद ही हो जाएगा। क्या बोलेंगे? किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को क्या कहते हैं? जीवन अवधि। क्या बोलेंगे? किसी जीव को जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को क्या कहते हैं? जीवन अवधि। तुरंत याद कर लीजिए। जैसे अगर हम बात करें पीपल का वृक्ष, 200 बरस, केचुआ की उम्र कितना होता है? 200 बरस। तो अगर हम बात करें जीवन अवधि किसे का, जैसे तोता के 140 बरस हो जाता है। क्लियर। कछुआ का वृक्ष, कछुआ जो होता है उसका 200 बरस होता है। तो जीवन अवधि किसे कहते हैं? तो किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंतरिक निषेचन बाह्य निषेचन में अंतर। क्या जानेंगे वो? आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में अंतर। तो आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? तो बोलेंगे जीव शरीर के अंदर निषेचन क्रिया जब संपन्न होती है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। जिसमें जीव शरीर के बाहर निषेचन क्रिया संपन्न होती है, जिसमें जीव शरीर के बाहर निषेचन क्रिया संपन्न होती है उसे बाह्य निषेचन। जिसमें जीव शरीर के अंदर निषेचन क्रिया संपन्न होती है आंतरिक निषेचन। पहला अंतर हो गया। दूसरा बोलेंगे इसमें निषेचन के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा पॉइंट बोलेंगे इसमें निषेचन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है बाबू? माध्यम के। और आंतरिक निषेचन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आंतरिक निषेचन में क्या बोलेंगे? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा को अंतर बोलेंगे इसमें मैथुन क्रिया के लिए आवश्यकता नहीं होती। इसमें मैथुन क्रिया के लिए आवश्यकता नहीं होता है, मतलब नर मादा के लिए मैथुन क्रिया की संबंध की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें मैथुन क्रिया के लिए आवश्यक होती है, इसमें मैथुन क्रिया आवश्यक होती है। अगला पॉइंट जानेंगे, इसमें सहायक प्रजनन अंग की अभाव होता है। इसमें सहायक प्रजनन अंग नहीं पाया जाता है। जैसे हो गया फेलोपियन ट्यूब, ये सब जो सहायक लैंगिक अंग है वो नहीं पाया जाता। इसमें सहायक लैंगिक अंग की आवश्यकता होती है। यह निषेचन के लिए, यह निषेचन केवल अविरसीय जंतु में पाया जाता है। क्या लिखा है? चलिए छोड़ दीजिए, नहीं दिख रहा। चलिए तो अब बस केवल 4 ही अंतर लिखिए। कितने अंतर लिखिए बाबू? 4 ही अंतर लिखिए। क्लियर। तो 4 अंतर समझ में आ गया। क्या क्या लिखना है? कहने का मतलब इसमें क्या बोलेंगे? यह जीव शरीर के बाहर निषेचन क्रिया संपन्न होती है, इसमें जीव शरीर के अंदर निषेचन क्रिया संपन्न होती है। इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें मैथुन क्रिया के लिए मैथुन क्रिया की आवश्यकता नहीं होती, इसमें मैथुन क्रिया की आवश्यकता होती है। इसमें सहायक प्रजनन अंग नहीं पाए जाते, इसमें सहायक प्रजनन अंग पाए जाते। क्लियर। तो कुल कितना अंतर? 4 अंतर आप लोग नोट कर लीजिएगा, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। याद भी हो गया होगा। चलिए अगला तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बॉन्डिंग या हम लोग को मुकुलन किसे कहते हैं? नाम ही मुकुलन, जिसमें मूलक, क्या बोलेंगे? मूलक।
मुकुलन किसे कहते हैं? क्या बोलेंगे बाबू? जिसमें मूलक द्वारा, क्या बोलेंगे? मूलक या सतह से, क्या बोलेंगे? मूलक या क्या बाबू बोलेंगे? सतह से। जब मूलक या सतह से नए जीव का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? मुकुलन। याद हुआ मुकुलन किसे कहते हैं? तो कहेंगे अलैंगिक जनन की ऐसी प्रक्रिया, अलैंगिक जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें जनन मूलक या सतह से होता है, जिसमें जनन मूलक या सतह से होता है उसे क्या कहते हैं बाबू? मुकुलन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मुकुलन। मुकुलन दो प्रकार की होती है, टू टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, दो प्रकार की होती है, एक बाह्य मुकुलन होता है, एक आंतरिक मुकुलन होता है। एक बाह्य मुकुलन होता है, एक अंतः मुकुलन होता है। बाह्य मुकुलन किसे कहते हैं? तो कहेंगे मुकुलन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव शरीर के बाहर से, जीव शरीर के बाहर से मुकुलन क्रिया संपन्न होती है उसे क्या कहते हैं? बाह्य मुकुलन। क्लियर? बाह्य मुकुलन कहते हैं। जैसे हाइड्रा होता है, इष्टम होता है, संरचना भी आसान से बना सकते हैं। क्लियर? नॉर्मल संरचना बना दीजिएगा। अगर हम बात करें तो ये हाइड्रा हो गया बाबू। चलिए इसमें क्या हो जाएगा? धीरे धीरे उभार उत्पन्न होगा बाबू। और यही उभार विकसित होकर क्या करेगा? एक अंग विकसित होकर इस तरीका से आप लोग संरचना, नॉर्मल संरचना कोई ज़्यादा बड़ा चीज़ संरचना नहीं है जो आप लोग घबराइएगा। नॉर्मल संरचना और बनाना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? और लास्ट में इस तरीका से ये टूट जाएगी और टूटकर दो नया हाइड्रा का क्या कर लेगी? निर्माण कर लेगी। नीचे लिख दीजिएगा हाइड्रा। क्लियर? संरचना बन गया, नॉर्मल संरचना। तो बाह्य मुकुलन किसे कहते हैं? जिसमें जीव शरीर के बाहर से मुकुलन क्रिया संपन्न होती है उसे क्या कहते हैं? बाह्य मुकुलन। डिफिनेशन कैसे लिखना है? तो मुकुलन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव शरीर के बाहर से मुकुलन क्रिया, जीव से क्या बोलेंगे सुनिए अच्छा से। बाह्य मुकुलन किसे कहते हैं? मुकुलन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें जनन जीव शरीर के बाहरी सतह से होती है उसे क्या कहेंगे? बाह्य मुकुलन कहते हैं। यहाँ से एग्जाम्पल देख लीजिए, हाइड्रा हो गया। उसके बाद देखेंगे अंतः मुकुलन। क्या देखेंगे बोले? अंतः मुकुलन। क्या बोलेंगे? अंतः मुकुलन जिसमें जीव शरीर के अंदर मुकुलन की ऐसी विधि, क्या बोलेंगे? मुकुलन की ऐसी विधि जिसमें जनन मुकुलन के आंतरिक अंदर नए जीव का निर्माण होता है उसे अंतः मुकुलन से। नॉर्मल बात है, जिसमें जीव शरीर के अंदर मुकुलन क्रिया संपन्न होती है उसे क्या कहते हैं? अंतः मुकुलन। एक अंतः मुकुलन के इसी तरीका संरचना बना दीजिएगा। क्लियर? उसके अंदर ढेर सारा क्या बना दीजिएगा? नए नए जीव की संरचना बना दीजिएगा। और वही जीव जब बाहर निकलता है क्या करता है? एक नए जीव का क्या कर लेती है? बना लेती है। अंदर में जब जैसे कद्दू और के देखते हैं जिसके कद्दू के अंदर बहुत सारा बीज रहता है, उसी तरीका से इस टर्म होता क्या है? जीव शरीर के अंदर ही बहुत सारा रहता है। जब वो फटती है, फिर फटने के बाद वो ढेर सारा नए जीव का क्या नए जीव का निर्माण कर लेती है उसे क्या कहेंगे? अंतः मुकुलन। क्लियर? उसके बाद है अलैंगिक जनन द्वारा उत्पत्ति संतान को क्लोन के कहते हैं। तो एक लाइन याद रहिए, दो शब्द इसमें याद रहिए, एक आनुवांशिक और एक आकिरिकी रूप से। जो आनुवांशिक एवं आकिरिकी रूप से समान होता है उसे क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पत्ति संतान को क्लोन क्यों कहते हैं? तो कहेंगे अलैंगिक जनन द्वारा उत्पत्ति संतति आनुवांशिक एवं आकिरिकी रूप से, आनुवांशिक एवं आकिरिकी रूप से अपने जनक के समान होता है। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पत्ति संतान आकिरिकी रूप से एवं आनुवांशिक रूप से अपने जनक के क्या होते हैं? समान होते हैं। इसीलिए यातः अलैंगिक जनन द्वारा उत्पत्ति संतान को क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्लोन किसे कहते हैं? समझ में आ गया? दो शब्द याद धरिएगा। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पत्ति संतान क्लोन इसीलिए कहते हैं क्योंकि आकिरिकी एवं आनुवांशिक रूप से अपने जनक के बिल्कुल समान होती है, अतः इसीलिए कह देंगे अलैंगिक जनन द्वारा उत्पत्ति संतान को क्लोन कहते हैं। क्यों कहते हैं? समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके कायिक जनन किसे कहते हैं? तो क्या बोलेंगे? अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न, अलैंगिक जनन की ऐसी विधि जिसमें जनन किसी जीव शरीर के जड़, क्या बोलेंगे? तना, जड़, पत्ती, कली आदि से नए जीव का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? कायिक जनन करते हैं। तथा कायिक जनन तथा क्या बोलेंगे? तथा इस संपूर्ण प्रक्रिया को कायिक प्रबंधन कहते हैं। कायिक प्रबंधन किसे कहते हैं? कहेंगे अलैंगिक जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें जनन जड़, तना, पत्ती, कली आदि से नए जीव का निर्माण होता है उसे कायिक जनन कहते हैं। और कायिक
तथा इस प्रक्रिया को कायिक प्रबंधन कहते हैं, जो 2 प्रकार का होता है। देखिए कायिक जनन में आलू और दिया गया है, ये सब आलू और से आँख होता है, उसी से क्या करता है, नए जीव का क्या होता है, निर्माण होता है। आलू एक तना है, क्लियर, ये याद धरिएगा। अब हम लोग जानते हैं कायिक जनन जो होती है, कायिक प्रबंधन, वो 2 प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक कायिक जनन, एक कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन किसे कहते हैं, तो अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जनन पौधे के जड़, तना, कलिका आदि भाग द्वारा प्राकृतिक रूप से होता है, उसे प्राकृतिक कायिक जनन, जैसे परवल, अदरक आदि हो गया। प्राकृतिक कायिक जनन मतलब कि अलैंगिक जनन को ऐसी विधि, या कहेंगे कायिक जनन को ऐसी विधि जिसमें जनन पौधे के जड़, तना, पत्ती, कली आदि से नए जीव का प्राकृतिक रूप से, आदि से जनन प्राकृतिक रूप से होता है, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन। जब प्राकृतिक रूप से होगा ना कायिक जनन तो उसे प्राकृतिक कायिक जनन, जब कृत्रिम रूप से मानव की सहायता से जब कराया जाएगा तो कृत्रिम कायिक जनन। जैसे हम कृत्रिम कायिक जनन क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन को ऐसी प्रक्रिया जिसमें जनन मानव की निर्मित प्रजनन विधि द्वारा अपनाई जाती है। जब मानव को प्रजनन विधि द्वारा अपनाई जाती है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। जैसे सेब हो गया, नींबू हो गया, चमेली आदि में क्या होता है, ये कृत्रिम कायिक जनन हो गया। क्लियर, तो आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब लास्ट पॉइंट है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर। लास्ट पॉइंट क्या है बुआरे, लैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर। क्लियर, सिंपल। अलैंगिक जनन इसमें एक जनक भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में पहला क्या बोलेंगे बाबू, इसमें एक जनक भाग लेते हैं। लैंगिक, ओह सॉरी, यहाँ पर बाबू ये क्या हो जाएगा, लैंगिक होगा। इसमें 2 विपरीत जनक भाग ले, क्या बोलेंगे, इसमें 2 विपरीत जनक भाग लेती है, इसमें एक जनक भाग लेती है, इसमें 2 विपरीत जनक भाग लेती है। उसके बाद कहेंगे इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है, इसमें नर एवं अलैंगिक जनन में नर एवं मादा युग्मक नहीं मिलता है, तो इसीलिए कहेंगे इसमें युग्मक का संलयन नहीं होता है, इसमें युग्मकों का संलयन होता है। इसमें केवल समसूत्री विभाजन होती है, इसमें केवल अर्धसूत्री एवं समसूत्री दोनों विभाजन होता है। लैंगिक जनन करने वाले जीव में समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन दोनों होती है। कहेंगे इसमें यह कायिक कोशिका में होता है, यह जो अलैंगिक जनन होती है वो कायिक कोशिका में होती है, और यह जनन कोशिका में होती है। लैंगिक जनन किसमें होती है, जनन कोशिका में होती है। इस तरीक़ा से हम अलैंगिक जनन लैंगिक जनन में अंतर समझ गए। तो आप लोग अध्याय 1 का जो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछता है, शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव पूछते। ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में 12 क्वेश्चन लिए हैं और शॉर्ट में मात्र हम 6 क्वेश्चन लिए हैं। इसी से आप लोग को अध्याय 1 से उम्मीद है कि निश्चित रूप से इससे 6 अंक आप लोग आने की संभावना है। क्लियर, बस और लगभग में यही से रिलेटिव हो सकता है, लेकिन यही क्वेश्चन आप लोग निश्चित रूप से याद धरिए। क्लियर, हम लोग अगले वीडियो में चैप्टर 2 पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन देखेंगे। क्लियर, थैंक यू।